अगर जब आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए सबसे चैलेंजिंग सब्जेक्ट कौन सा रहा था रिटन के लिए? सबसे चैलेंजिंग सर, 40 नंबर अगर आपने बिल्कुल। ठीक ठाक से लिख दिया है तो आप स्कोर वहां से बिल्कुल कर सकते हो। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम में एमसीक्यूज ही आने वाले हैं। तैयारी करो ना करो, आई थिंक पहले मॉक इंटरव्यू देना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत आपको जरूरी। आपकी लैकनेस पता चल जाती है मॉक इंटरव्यू से। तो हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो गाइज, आप सभी के लिए आज हमारे साथ तन्मय सेन है। तन्मय ने एसबीआई सीबीओ एग्जाम इस बार क्लियर किया है और आज वो पूरा आपको गाइडेंस प्रोवाइड करने वाले हैं फ्रॉम वेरी स्क्रैच कि क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इस एग्जाम के रिटन स्टेज के लिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इंटरव्यू की, और कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है जो बच्चे अभी एसबीआई सीबीओ की तैयारी करेंगे। ये सारी चीजें तन्मय हमें बताने वाले हैं। सो तन्मय, वेरी वार्म वेलकम टू ऑलिव बोर्ड। थैंक यू फॉर योर टाइम। Thank you so much, sir. First of all, I would really like to thank entire team of Oliport for giving me this opportunity where I can express my entire journey to all the candidates. I hope कि सबको मेरे इस जर्नी से कुछ मदद मिले. So, डेफिनेटली सबको मदद मिलेगी। और बच्चों के पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जिस बच्चे ने एग्जाम क्लियर किया है, अगर वो खुद प्रेजेंट होकर उसको गाइड करे तो रास्ता आसान बन जाता है, वो जर्नी आसान बन जाती है। जी बिल्कुल सर। सो स्टार्टिंग में तन्मय, थोड़ा सा अपने बारे में बता दो कि अभी आप क्या कर रहे हो, है ना, और हाँ एसबीआई सीबीओ के लिए आपका मन कैसे बना था? जी सर। एक्चुअली करेंटली मैं इंडसइंड बैंक के क्रेडिट ऑपरेशंस डिपार्टमेंट में हूँ एंड मैं दिल्ली में पोस्टेड हूँ। और सीबीओ के बारे में एक्चुअली मुझे 2 साल पहले ही अपने एक फ्रेंड से पता चला था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी ऐसा कुछ एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है जहाँ आप एक्सपीरियंस के बाद आप इस एग्ज़ाम को अपेयर कर सकते हो। सो आपको पता ही होगा कि 2 इयर्स एक्सपीरियंस मस्ट होता है इस एग्ज़ाम को देने के लिए बैंकिंग में। और जब मुझे इस एग्ज़ाम के बारे में पता चला तो उस टाइम से ही मैं प्रिपेयर्ड था कि जैसे ही मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस कंप्लीट होगा वैसे ही मैं इस एग्ज़ाम के लिए डेफिनेटली अपेयर करूँगा। तो तैयारी तो मैंने तब शुरू नहीं करती, बट मेंटली आई वाज वेरी मच प्रिपेयर्ड कि मैं इस एग्ज़ाम को देने वाला हूँ डेफिनेटली। सो दिस हाउ मतलब माई जर्नी स्टार्टेड फॉर सीबीओ प्रिपरेशन। ठीक है। तो अब अच्छा, एक ये प्रॉब्लम आती है बच्चों को कि मेजोरिटी जो बच्चे लगते हैं ना, उनको ये सोचते हैं कि यार एसबीआई में तो एंटर होने का केवल पीओ ही एक रास्ता है ना। अब राइट। ये एक सीबीओ एक नया एग्जामिनेशन वैसे तो बहुत पहले से हो रहा था, बट यहाँ पे राइट। एक जो क्राइटेरिया उन्होंने डाल दिया है कि 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना मस्ट है। ठीक है। मैंडेटरी। तो उसमें जी बहुत सर। बड़ा एक क्राउड है, वो फिल्टर आउट हो जाता है। जी। और आपका जो कंपटीशन होता है वो ऐसे बच्चों से हो रहा है जो ऑलरेडी बैंक में है, जो वर्क कर रहे हैं, है ना। तो डेफिनेटली डेफिनेटली। कंपटीशन बहुत ही, बोलते हैं ना, एक होता है कि नॉर्मल बच्चे, फ्रेशर्स हैं, वो हट जाते हैं, और क्रीम से जो आपका कंपटीशन होता है, तो कहीं आपकी ये माइंड थॉट्स या ये चीजें आपके दिमाग में थी स्टार्ट करने से पहले? जी सर बिल्कुल थी। ये तो पता ही था कि ऑब्वियसली कि पीओ में जो है जनरल भीड़ बहुत ज़्यादा होती है और इस एग्ज़ाम के लिए उतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं होने वाला है। लेकिन एक चीज़ और भी दिमाग में सबको ये भी रखना है कि कंपटीशन भले कम है लेकिन लेवल ऑफ कंपटीशन कम नहीं है, क्योंकि आप जिससे compete करने जा रहे हो वो ऑलरेडी बैंकर्स हैं। हो सकता है आपसे बेटर हैं, मैं कम नहीं कहूँगा बट बेटर हैं, ये हमेशा मान के चलना है एंड अपनी तैयारी उसी हिसाब से करते चलना है। तो जी सर, जैसा कि आपने पूछा दिमाग में तो था बिल्कुल मेरे ये बिल्कुल। चीज। देखो, वही जितने भी बच्चे हैं जो तैयारी करेंगे इस एग्जाम की, मतलब आपका कंपटीशन, बोलते हैं ना, जो क्रीम जो फिल्टर आउट होके आ रही है उनसे होने वाला है, तो लेवल बहुत अच्छा होगा। तो हमें उसको दिमाग में जरूर रखना है और अपनी प्रिपरेशन भी वैसे करनी है। नाउ कमिंग जी टू योर प्रिपरेशन तन्मय, रिटन स्टेज के लिए आपकी क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी थी? कितना टाइम आपने लिया, कितना टाइम डेली बेसिस पे डिवोट करते थे? थोड़ा उसके बारे हम्म में बताओ बच्चों को। सर, रिटर्न जो होता है वो बेसिकली इसमें 4 पेपर्स आते हैं एंड जिसमें इंग्लिश, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, दैट इज जीए, जनरल अवेयरनेस भी कहते हैं उसको, और कंप्यूटर। जो कंप्यूटर नहीं होता उसमें ये लोग लिखते कंप्यूटर रीजनिंग। है बट पूछते रीजनिंग है, सो इट हम्म। इज बेसिकली रीजनिंग। और जो सेकंड पार्ट होता है इसका, लेटर एंड ऐसे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस पूरे एग्जामिनेशन में। सो अलग अलग एग्जाम्स मतलब अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए मैंने डिफरेंट सोर्सेज से स्टडी करा था। और डेफिनेटली मैंने ऑलिव बोर्ड का जो आपका जो बैच था जिसमें आपने पूरा मुझे प्रिपेयर करवाया वो, और इंटरव्यू के लिए वो मैं बाद में बताऊंगा। तो ठीक है। हर सब्जेक्ट्स के लिए मैंने ऑलिव बोर्ड का आपके जो भी बैचेस थे जिसमें आपने गाइड करा पढ़ाया वो सब देखा था, प्लस स्टडी मटेरियल्स मैंने डिफरेंट सोर्सेज को देखा था। तो अगर जब आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए सबसे चैलेंजिंग सब्जेक्ट कौन सा रहा था रिटन के लिए?
सबसे चैलेंजिंग सर, मुझे जनरल अवेयरनेस लगता था, क्योंकि बहुत ही वास्ट होता है जीए का सिलेबस। और एग्जामिनर क्या पूछने वाला है आपको पता नहीं है। आपको करंट इवेंट से बिल्कुल ही लाइक यू हैव टू बी, मतलब सब कुछ क्लियर पढ़ के जाना है, पिछले 6 7 8 महीने का जो भी आप पढ़ सको। तो मुझे करंट अफेयर्स में काफ़ी चैलेंज आता था। तो मैंने शीतल मैम का जो करंट अफेयर्स का जो बैच, मतलब वो होता है ना लाइव यूट्यूब सेशंस, वो देखे थे करंट अफेयर्स के लिए, हम्म। हॉलीवुड के। जी, और ओके। बैच में जो भी मुझे पढ़ाया गया वो सब कुछ मैंने पढ़ा था, हॉलीवुड से ही ओके। पढ़ा था, और कोई अलग सोर्स मैंने करंट अफेयर्स के लिए नहीं दिया। जी। और जैसे इसमें एक, जैसे आपने बताया रिटन स्टेज भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, रिटन जो सब्जेक्टिव लिखना पड़ता है, तो हाँ जी। उसमें आपने क्या रिसोर्सेज फॉलो किए थे, थोड़ा उसके बारे में बताओ, क्योंकि वो काफी स्कोरिंग रहता है, बट बच्चे काफ़ी उसको स्कूल। थोड़ा सा लाइटली लेते हैं या इग्नोर कर जाते हैं। जी सर, जी सर। सबसे पहले तो सर, इंग्लिश में बेसिक वोकैब सबका अच्छा होना चाहिए, है ना। क्योंकि अगर आपका बेसिक वोकैबलरी अच्छा है तो आप इंग्लिश के जो 30 मार्क्स होते हैं उनमें भी अच्छा परफॉर्म करोगे और डिस्क्रिप्टिव में भी अच्छा परफॉर्म करोगे। तो मैंने वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लिवाइस की जो बुक आती है, हम्म। जिसमें आपको पूरी वोकैब वो पढ़ाते हैं उस बुक में, तो वो मैंने डेफिनेटली वो पूरा मैं गो थ्रू हुआ था उस बुक से। किया था। वर्ड पावर ओके। मेड इजी। तो मेरा वोकैब शुरू से अच्छा था उस बुक के वजह से। तो मेरे इंग्लिश के पेपर में भी वो काफ़ी यूज़फुल रहा। हम्म। एंड देन जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है उसमें अगर आपकी वोकैब अच्छी है तो दूसरी चीज़ जो आपके दिमाग में सबसे पहले आनी चाहिए, क्वेश्चन को देखते ही, क्योंकि 4 ऑल्टरनेटिव आते हैं कि ये चीज़ें आप में से एक कोई आप टॉपिक से लिख सकते हो। तो देखते के साथ आपके दिमाग में वो टॉपिक चलते चलना स्टार्ट हो जाना चाहिए कि मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक में लिख सकता हूँ और इस पर्टिकुलर टॉपिक में ज़्यादा अच्छा लिख सकता हूँ। तो जैसे हमारे एग्जाम में एक टॉपिक आया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन बैंकिंग, तो मैंने ये टॉपिक ऑप्ट कर लिया था। और एसबीआई क्या क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चीज़ें यूज़ करती हैं, जैसे योनो ऐप वगैरह के बारे में आप उसमें थोड़ा डिस्क्राइब कीजिए। बताइए। तो जी, एग्जामिनर को ये लगता है कि नहीं, ये हमारे बैंक के सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन के बारे में भी जानते हैं, साथ ही साथ उनको हम्म। बेसिक बैंकिंग नॉलेज भी है, तो आप एक तो बेटर लिख पाते हो और एक आपका इंप्रेशन भी अच्छा जाता है उस चीज़ में। तो बिल्कुल सही बात। डेस्क्रिप्टिव के लिए सर टॉपिक का चॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि हमारे हाथ में नहीं है, बट जो भी हमें दिख रहा है उनमें से हम कौन सा सिलेक्ट करें, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छे से आपने डिटेल में तरीके से बताया है, क्योंकि मैंने कई पहले बच्चों से भी बात की, तो उनको एक प्रॉब्लम आ रही थी कि सर बहुत सारे बच्चे ने सब्जेक्टिव वाले को इग्नोर करते हैं, डिस्क्रिप्टिव वाले को थोड़ा सा लाइटली लेते हैं, बट वो बहुत स्कोरिंग रहता है, बहुत ही कम बहुत एफर्ट में स्कोरिंग। अच्छा नंबर आप गेन कर राइट, सकते हैं। राइट। 50 में से आप 40 नंबर अगर आपने बिल्कुल। ठीक ठाक से लिख दिया है तो आप स्कोर वहां से बिल्कुल कर सकते हो। राइट। सो गाइस, जो भी बच्चे आप तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये डिस्क्रिप्टिव वालों को इग्नोर मत करिएगा, उसको भी उतना ही टाइम दीजिएगा, उतनी ही इंपॉर्टेंस रखिएगा। ठीक है, तन्मय, जी। अब आती है बात बैंकिंग नॉलेज की। ये एक ऐसा एरिया था, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को इसमें प्रॉब्लम बहुत आती थी कि सर इतना वास्ट है, बहुत टेक्निकल भी है, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें भी आती हैं, आरबीआई की पावर्स हो गई, मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स हो गए, पूरा कैपिटल जी। मार्केट है, जनरल इकोनॉमिक, पूरा सारी कैपिटल। चीजें थी। तो उसको कैसे जी आपने हैंडल किया था, क्या आपके सोर्सेज रहे थे, पूरा बताना। सर, जो भी बैंकिंग अवेयरनेस के टॉपिक हैं जो आप अभी बता रहे हैं, ये सारे टॉपिक से ही क्वेश्चन रहते हैं। ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं रहता, लेकिन आपने कितना पढ़ रखा है इस टॉपिक के बारे में ये इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको पूरे टॉपिक से आपको गो थ्रू होना है। अगर आप कोर्स ले पाए तो अच्छा है, अगर आप कोर्स, सब लोग आप कोर्स ले नहीं पाते, अगर राइट। नहीं भी आप ले पा रहे हो तो आपको पहले एक लिस्ट ऑफ टॉपिक्स प्रिपेयर करना है कि इन इन टॉपिक से एग्जामिनर प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछ रहा है। सो हमें ये सारे टॉपिक्स को प्रिपेयर करके एग्जाम में जाना है। तो आप यूट्यूब का इस्तेमाल कर सकते हो। आप अगर बुक पढ़ने में अच्छे हो, आपको किताब पढ़ने में अच्छा लगता है, तो आप किसी बुक से प्रिपेयर कर लो। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम में एमसीक्यूज ही आने वाले हैं। तो कई बार हमने ऐसा देखा है कि डायरेक्ट क्वेश्चन जो हम प्रिपेयर करके जाते हैं वो हमसे पूछ दिए जाते हैं। और आरबीआई के जितने भी सर्कुलर्स आते हैं उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम के अंदर, टेक्निकल क्वेश्चन, जहाँ सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स फंसते हैं, मैं भी फंसता था। तो हमें बोरिंग लगता है आरबीआई सर्कुलर पढ़ना बहुत ज़्यादा, कि हम नहीं चाहते कि ज़्यादा हम डेप्थ में जाए, लेकिन आरबीआई सर्कुलर को इग्नोर हम नहीं कर सकते, उससे क्वेश्चंस बनते हैं, अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। बाकी तो जो बेसिक टॉपिक्स हैं बैंकिंग के वो तो करना ही है सर। ऑलिव और बोर्ड। इसके लिए आपके सोर्सेज क्या थे आपके। सर मैंने यूट्यूब में पढ़ा। हम्म। यूट्यूब से मैंने पहले जब प्रिपरेशन कर रहा था मैं थोड़ा बहुत बैंकिंग का, तब मैंने यूट्यूब लेक्चर्स देखे थे।
एंड सेकंड, जब मैंने आपका कोर्स परचेज किया तो आपने पूरा बैंकिंग अवेयरनेस हम्म। टॉपिक बाय टॉपिक सब कुछ प्लेलिस्ट था आपका पूरा। राइट। हाँ, जी। एक हमने यूट्यूब पे भी मैंने फ्री क्लासेस में कंडक्ट कराई थी। बहुत हाँ जी सारे सर। उसके वीडियोस अवेलेबल हैं, तो मैं बच्चों को सजेस्ट करूंगा, जो बच्चे ठीक है जो अभी कोर्स नहीं ले पा रहे हैं या फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, तो एक बार वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने ऑलमोस्ट बेसिक जितना भी फंडामेंटल होता है करा के रखा हुआ है। तो वो ऑलीबोर्ड की जो यूट्यूब चैनल है, उसमें एसबीआई सीबीओ नाम से प्लेलिस्ट होगी बैंकिंग नॉलेज की। तो जितने भी बच्चे तैयारी करें, एक बार उसको गो थ्रू जरूर कर लेना। ठीक है। अब तक जी में आती बात, जब रिटर्न क्लियर हो गया, अब आती इंटरव्यू की बारी। यहाँ पे मतलब अब सीधे क्या कि जो भी क्रीम था वो फिल्टर आउट होके जो अब आया, अब वो टॉप कंटेंडर से आपका पूरा कंपटीशन था, तो हाँ जी उसके सर। लिए आपकी क्या हाँ स्ट्रैटेजी रही थी? तुमने क्या तैयारी की और कैसे थोड़ी डिफरेंट तैयारी की, इसके बारे में बताओ। सर, जैसे ही रिटर्न क्लियर हुआ, सबसे मतलब खुशी तो हुई थी कि चलो रिटर्न एग्जाम क्लियर हो गया है। बट सबसे बड़ा टेंशन भी तभी चलने लगा था कि आप इंटरव्यू में क्या करें क्या करें। तो जिस दिन से आपका रिटर्न एग्जाम का रिजल्ट आए उस दिन से आपको सबसे पहले तो रीडिंग स्टार्ट करनी है। या तो आप करंट चीज़ों की न्यूज़पेपर रीडिंग शुरू कर देनी है, वो एक अच्छी हैबिट है। इससे आपका कम्युनिकेशन इंप्रूव होते जाएगा धीरे धीरे। एंड मतलब आप फिर खुद को कॉन्फिडेंट फील करोगे, नहीं आप जितने भी करंट इवेंट्स हैं उनसे आप गो थ्रू हो रहे हो। एग्जामिनर हमेशा, एक तो इंटरव्यू में उसको पता है कि आप एग्जाम क्लियर करके आए हो तो आपको बेसिक नॉलेज तो है। तो वो ज़्यादा बेसिक में नहीं घुसते कि बैंकिंग क्या है बताओ और मॉनेटरी पॉलिसी क्या है बताओ, ये सब वो नहीं पूछते। एक आधा क्वेश्चन अगर पूछ दिया तो वो अलग बात है। बट एग्जामिनर सबसे पहले कम्युनिकेशन चेक करते हैं और कितना ज़्यादा आप करंट इवेंट से गो थ्रू हो रहे हो। जनरली एसबीआई के बारे में उन्होंने, जैसे इस बार जैसे मैं इंटरव्यू गया था क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स में, उन्होंने पूछ दिया हाँ। कि मैं यस बैंक से था, तो उन्होंने पूछा कि बताओ कितना परसेंट स्टेक जो है यस बैंक ने अभी बेचा है। राइट। हाँ, मतलब एसबीआई ने बेच दिया है, सॉरी, यस बैंक का स्टेक। हम्म। वहाँ पे आपको करंट इवेंट्स अगर आपने पढ़ रखे हैं, आपको पता है कि क्या चल रहा है, तो आप बता सकते हो, कॉन्फिडेंटली बता सकते हो। अदरवाइज वहाँ फंस जाते हैं लोग। और मैंने ऑलिव बोर्ड का सबसे पहले तो वो आपका बैच ज्वाइन करा हाँ, था। वो तो तुम मेरे जैसे ही तुम्हारा जी। रिजल्ट आया और तुमने हाँ तुमसे बात भी हुई थी, मैंने बोला हाँ। स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। जी जी जी। तो हम्म। फिर उसके बाद ही मैंने सर आपका हॉलीवुड का ही इंटरव्यू बैच भी डेफिनेटली उस टाइम पे ज्वाइन कर लिया। और आपके जो भी पैनल मेंबर्स थे, जो प्रीवियस एसबीआई बैंकर्स थे, उन्होंने, राइट। उनके साथ 2 मॉक इंटरव्यूज हुए। मॉक इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एस्पिरेंट के लिए ज़रूरी है। मतलब आप तैयारी करो ना करो, आई थिंक पहले मॉक इंटरव्यू देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत आपको जरूरी आपकी लैकनेस पता चल जाती है मॉक इंटरव्यू से कि है। आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो और आपको किन एरियाज में आप खुद को प्रिपेयर करना है। तो 2 मॉक इंटरव्यूज थे जो ऑलिव बोर्ड ने कंडक्ट कराए थे, वो काफ़ी हेल्पफुल रहा मेरे लिए। एआई वाला मॉक दिया था जी। उसमें, एक एआई मॉक भी हमने लाया था नहीं नया सर, वो फीचर। मैं दे नहीं पाया था। अच्छा एआई अच्छा। मॉक नहीं दे पाया था। हम्म। वरना मैं बताता, 2 लाइव इंटरव्यूज मैंने दिए थे, मॉक दिए राइट। थे। तो अब जो भी जी बच्चे इंटरव्यू देंगे अगली बार, गाइज हमने एआई मॉक भी स्टार्ट कर दिया है। तो एक होता है ना ट्रायल के लिए, आप अपने को चेक करने के लिए वो पहले दो, और उसके बाद अपने पैनल मॉक वगैरह प्रिपेयर किया करो। सो फिर तन्मय, फिर अब क्या पोजीशन है? जब इंटरव्यू हो गया, सारी चीजें हो गई, अच्छा एक चीज और मैं पूछना भूल गया। जी सर। इंटरव्यू में आपके बैकग्राउंड से रिलेटेड, आपके वर्क एक्स रिलेटेड कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे? क्या फोकस था उनका, नहीं था? जी बिल्कुल, डेफिनेटली उन्होंने स्टार्ट ही मेरे बैकग्राउंड से करा था कि आप अभी करेंटली क्या काम कर रहे हो, आप उसको पूरा A to Z हमें एक्सप्लेन करो। तो ओके। मैं क्रेडिट ऑपरेशंस में हूँ, और इससे पहले मैं यस बैंक में भी क्रेडिट ऑपरेशंस में ही था। तो मैंने उनको बताया मैं यस बैंक में क्या क्या करता था और इंडसइंड बैंक में क्या क्या करता हूँ अभी करेंटली। तो उन्होंने मुझसे केवल यही पूछा कि आप करते क्या हो और क्या हम्म। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके आपके बैंक में, और प्रीवियस बैंक में क्या रही है, वो सब आप हमें डिटेल में बताओ। तो मैंने 5-7 मिनट डिटेल में सब बताया उन्होंने। तो उनको लगा कि ठीक है, फिर वो आगे बढ़ गए। उसके बाद उन्होंने फिर पर्सनल क्वेश्चंस पूछे 3-4। जो इंटरव्यू है वो मतलब 2-3 चीज़ वो चेक कर मतलब पूछते हैं। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन पार्ट, उसके लिए सबको प्रिपेयर अच्छे से करके जाना है। सेकेंडली, जो रिलेटेड जॉब प्रोफाइल है आपकी, जो भी आप करते हो, वो आपको प्रिपेयर करके जाना है। देन तीसरा, करंट अफेयर्स एंड करंट इवेंट्स जो चल रहा है बैंकिंग रिलेटेड, एवरीथिंग, ये बहुत अच्छे से ब्रशअप करना है, क्योंकि वो पूछ ही देते हैं, डेफिनेटली पूछेंगे। चौथा, अपने बैंक के बारे में पता होना चाहिए, जिस बैंक में आप जॉब कर रहे हो, तो वो बहुत ज़रूरी है। बाकी सही गाइडेंस, सही से हम मतलब अपने एम को अचीव कर सकते हैं। मैं बार बार इसलिए मेंशन कर रहा हूँ गाइडेंस के बारे में, क्योंकि मैंने कहीं और दिमाग नहीं लगाया सर, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे जाके यहाँ से ये पढ़ना है, यहाँ से ये पढ़ना है। मैंने एक प्लेटफॉर्म, मैंने पहले रिसर्च करा, जैसे आपने कहा कि फ्री लेक्चर्स हैं,
यूट्यूब पे फ्री लेक्चर से मैंने पढ़ा। आपका मुझे पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लगा, फिर मैंने उसको ऑप्ट करा कि नहीं ठीक है, मैं आपके साथ कंटिन्यू करना चाहूँगा। तो कोई भी प्लेटफॉर्म, मैं ये नहीं कहूँगा ऑलिव बोर्ड ही, कोई भी प्लेटफॉर्म आप चूज करो, बट आपको पहले प्रिपेयर करना है एक ही प्लेटफॉर्म से। आप 10 जगह जाओगे तो आप खुद ही कंफ्यूज रहोगे कि हम बिल्कुल ये भी सही पढ़ बात। लें ये भी पढ़ लें। जी, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट है सर, किसी भी एग्जाम के लिए, ना कि सिर्फ सीबीओ के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए। तो कोई एक प्लेटफॉर्म, एक मेंटोर आपको चाहिए जो आपको सही गाइड करे। तो ऑलिव बहुत बोर्ड अच्छा आपने, डेफिनेटली मेरे लिए सर, ऑलिव बोर्ड वो प्लेटफॉर्म था सर। सो बिल्कुल बिल्कुल तन्मय, और तन्मय ने बहुत अच्छी बात बोली। गाइस, जितने बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। आज के टाइम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि हम किसे सेलेक्ट करें। ठीक है। जी तो जैसे तन्मय ने किया कि हमारे उसने यूट्यूब के वीडियोस देखे, उसे वो चीजें अच्छी लगी, उसको वो जी। चीजें समझ में आई थी, तो उसने डिसाइड किया कि लेट्स गो विथ ऑलिव बोर्ड। ठीक है। हाँ, तो जितने बच्चे हैं, आप अब हमने कई बार देखा कि ये बच्चा ये इधर से पढ़ रहा, वो इधर से पढ़ रहा, तो उससे कंफ्यूजन होती है। हर बहुत टीचर का ज्यादा। पढ़ाने का तरीका अलग है। ठीक है, उनको समझाने का तरीका अलग है, तो बच्चा उसमें काफी कंफ्यूज रहता है। सेलेक्ट वन, उसके साथ रहो और उस पर भरोसा दिखाओ। क्योंकि एक ये भी होता है ना, बिल्कुल। बच्चों को इनिशियल लगता है कि एक दो क्लास में नहीं समझ में आया, तो फिर उनका डिमोटिवेट होने लगते हैं। लेकिन थोड़ा सा हम्म, वो पेशेंस दिखाएंगे, ट्रस्ट दिखाएंगे टीचर के साथ, तो उनको बहुत फायदा होने वाला है लॉन्ग रन। ये बात आपने बहुत बिल्कुल। अच्छी बोली कि एक को पकड़ो, उसके साथ रहो, उस पर भरोसा दिखाओ, उससे डाउट्स पूछो, सारी चीजें, और उसको पकड़ के रखो एट दी एंड, जैसा आपने भी जी। किया। हाँ हमारी जी बातें, सर। जैसे मैं तो बच्चों को बताऊंगा, तन्मय के साथ रेगुलर कॉन्वर्सेशन भी होती थी, इंटरव्यू के दौरान भी हुई। और जो हमारे इंटरव्यू कोर्सेज में हमने, जैसे मैंने जो चीजें स्टार्ट की थी कि प्रोफाइल बेस्ड डिस्कशन जरूर किया मैंने बच्चों से, तो वो जी जी, काफी फ्रूटफुल भी रहा था। बिल्कुल सर। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है सर, किसी भी राइट। एग्जाम के लिए कंसिस्टेंट भी रहना पड़ेगा। एक सोर्स आपको कंसिस्टेंट है, आपको चाहे ऑफिस आवर्स में आप कब आ रहे हो कब जा रहे हो, वो हर किसी का अलग अलग होता है। किसी का बहुत हेक्टिक भी होता है। ऑफिस आवर्स के बाद आपको पढ़ाई करनी है, पहले करनी है, वो आप डिसाइड करो। एक टाइम फिक्स करना पड़ेगा हर किसी को अपने लिए कि मैं ये टाइम पढ़ाई करूंगा, इसके अलावा इस टाइम में मैं कुछ नहीं कर रहा, चाहे हजार मैं चीज़ें उस लाइफ में होती रहें। जी मैं उस सर। मैं क्वेश्चन पे भी आ रहा था कि जैसे जो बच्चे जॉब कर रहे थे, सब ऑलमोस्ट एक्सपीरियंस वाले हैं, सब जॉब कर रहे थे, तो हमने इनिशियल क्या होता 3 बजे क्लास रखी। सारे जी बच्चों के कंप्लेन है कि सर जॉब रहती है, आप तो रात में करो, तो फिर मैंने स्पेशली हमारी सारी क्लासेस रात के 10 बजे करी। और मैं एक चीज देख के बहुत इंप्रेस रहता था कि उस क्लास में, चाहे वो 10 से 12 जा रही है या रात के 12:30 तक भी गई है, सारे बच्चे प्रेजेंट रहते थे उसमें। और वो जो एक होता है ना कि हाँ, ये भी मेहनत कर रहा है, टीचर भी मेहनत कर रहा है, तो उससे एक क्लास का माहौल भी अच्छा रहता है। और जो बच्चे फिर सेलेक्ट हुए, मेरे ख्याल से हमारे बैच से ऑलमोस्ट 70-80% सिलेक्शन थे। तो ये जी, कंबाइंड एफर्ट रहता है दोनों साइड से। तो बिल्कुल हाँ, सर। जो ऑफिस वाले बच्चे हैं, थोड़ा उनके लिए कैसे टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा सा बताओ, क्योंकि आपने किया होगा भी सेम चीज। सर टाइम मैनेजमेंट का ऐसा है कि मैं ऑपरेशंस में था, तो हमारे स्ट्रिक्ट वो नहीं होते कि 9:30 आपको ऑफिस पहुंचना होता है। मैं वो अपना बता रहा हूँ। तो 10 बजे से हम शुरू करते हैं, 8, 8:30 या फिर 7, कभी कभी जल्दी फ्री हो गए। तो दो शिफ्ट में मैंने अपनी पढ़ाई को डिवाइड कर लिया था। पहला शिफ्ट था मॉर्निंग का, कि ऑफिस जाने से पहले मुझे, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ पाऊंगा लेकिन 1 घंटे करंट अफेयर ज़रूर करके जाऊंगा। तो ये मेरा, मैंने वो बांध लिया था कि 1 घंटे मुझे करंट अफेयर्स करके ही जाना है। और एग्जाम से ठीक पहले, एक आध महीने पहले तो मैंने बहुत मेहनत करी। उस 1 घंटे को मैंने 2 घंटे में बदल दिया। थोड़ा अर्ली उठना पड़ता था, बट वो ठीक है, आप 2 महीने का पेन ले सकते हो अपने ऊपर अगर आपको एक अच्छा चीज़ अचीव हो रहा है आगे लाइफ में। तो सुबह आपको करना है। हर किसी का अपना होता है तरीका, कोई लेट नाइट जाके करता है। और मैं ऑफिस के बाद फिर 1 1.5 घंटे जो भी क्लासेस चलती थी, मैं क्लासेस अटेंड, सर मैं लाइव क्लासेस नहीं ले पाता था टू बी हाँ, वेरी ऑनेस्ट। जी, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल सही मेरा बात। स्किप हो जाता था, मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स ही देखता था। हम्म, और रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख के उसके बाद फिर मैं अपना सेल्फ नोट्स जो भी बनाना होता था, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने होते थे। हालांकि ऑफिस के बाद काफ़ी टायरिंग होता है, हर किसी हम्म, का वो अलग होता है, किसी को ज़्यादा ट्रैवल करना होता है, मुझे नहीं करना पड़ा, लकीली मेरा पास में ही ऑफिस से घर था। तो जो भी हो, आफ्टर ऑफिस भी आपको पढ़ना है, बिफोर ऑफिस भी आपको पढ़ना है, 1 1 घंटे, एटलीस्ट 2 घंटे कांस्टेंट एफर्ट। जैसे अभी 2026 में फिर से हम्म, सीबीओ कंडक्ट हो जाएगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि बार बार नोटिफिकेशंस में आ रहे हैं कि, न्यूज़ में आ रहा है कि हाँ इतनी हायरिंग करने वाली है। हायरिंग तो जो, की। हाँ, आगे कैंडिडेट्स जो तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं, वो अगर ये सोच लें कि नहीं हमें कल से ही तैयारी शुरू कर देनी है, तो आई थिंक उन्हें कर देनी चाहिए। और हर दिन का 2 घंटा अपने लिए निकाल लेना चाहिए पढ़ाई, क्योंकि उस चीज़ और से सर वो लाइफ बदलने वाली है। बहुत अच्छी बात बोली कि अब देखो सीबीओ होने वाला है, वो जून में हो, जुलाई में हो, लेकिन जो बच्चा अब डिसाइड कर ले कि मुझे जनवरी से, 1 जनवरी से स्टार्ट करना है, तो उसको एट दी एंड जो
कई बच्चे होते हैं बहुत लेट ज्वाइन करते हैं, तो उनके ऊपर प्रेशर भी रहता है, टाइम भी कम रहता है, और बहुत सारी चीजें पढ़नी रहती हैं। तो बिल्कुल। मैं भी बस सभी बच्चों को सजेस्ट करूंगा, स्टार्ट अर्ली। अगर आपको अपनी अनसर्टेनिटी को दूर करना है, देर इज ओनली वन वे, स्टार्ट अर्ली। जनवरी है, अर्ली। जनवरी से ज्वाइन करो, स्टार्ट करो, अपना डेली एक एक घंटे दो। जब एग्जाम का सीजन आ गया, नोटिफिकेशन आ गया, तो उस ड्यूरेशन को बढ़ा देना। सबसे अच्छा तरीका जो मुझे लगता है यही रहता है, रादर देन जो तो लास्ट एंड मोमेंट का जो टाइम वेट करके नोटिफिकेशन आ जाएगा तब एनरोल करेंगे, तो वो प्रेशर क्रिएशन होता है और कुछ नहीं। जी जी, वो अर्ली बर्ड कहते हैं ना सर, अर्ली हम्म बर्ड। हम्म हम्म। इसका मतलब ये होता है कि आपको पहले ही आप अवेयर हो जाना है, नहीं एग्जाम आने वाले हैं, हम तैयारी आज शुरू करें। तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ ये एग्जाम। उसका एकमात्र रीजन यही था कि मैं खुद को अर्ली बर्ड मानता हूँ। मुझे पता था इस एग्जाम के बारे में, और मैंने तैयारी उसी दिन से शुरू कर दी। तो डेफिनेटली आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, अगर आप डे वन से शुरू कर रहे हो, ये नहीं सोचो कि नोटिफिकेशन आएगा, आएगा या नहीं आएगा। मतलब बहुत लोगों को ये वो भी होता है सर दिमाग में हम्म। कि नहीं, नोटिफिकेशन नहीं आया तो व्हाट इफ नहीं आया। वो हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में तैयारी करना है। जिस दिन आएगा उस दिन हम एग्जाम देंगे। बिल्कुल। और वो जो तैयारी होती है, जो पढ़ाई होती है, वो आपकी कभी वेस्ट नहीं जाएगी। तो इसलिए हमेशा स्टार्ट कर देना चाहिए, ज्वाइन करो। और मैं तो हमेशा सजेस्ट करूंगा, rather देन आप भटको इधर उधर, थोड़ा सा एक्सप्लोर जरूर करो यूट्यूब पे। मैं खुद एज ए स्टूडेंट एक्सप्लोर करता था, कि एक्सप्लोर किया थोड़ी बहुत चीजें, ठीक है, यहाँ से पसंद आया, ज्वाइन किया, और उसको पूरा डेडिकेटली हमने फिर फॉलो किया। वो सबसे अच्छा स्ट्रैटेजी रहती है। जी अब सर। ये बताओ, अब जब सिलेक्शन हो गया, फाइनल हो गई, पोस्ट, अब तो पोस्टिंग भी आ गई होगी, आई थिंक तुम ट्रेनिंग में ही हो शायद अभी। नहीं सर, नहीं, अभी एक्चुअली हमारा वो चल रहा है, प्री ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज अच्छा, चल रहा प्री है। ज्वाइनिंग, ओके ओके, हाँ, हाँ, तो क्योंकि जो मैं तुम्हारे बेड्स मेडिकल के देखे लिए। ना, मुझे लगा तुम कहीं हाँ, हॉस्टल पे हो अभी। मेडिकल के लिए हम यहाँ आए थे, भोपाल में, भोपाल हम्म। सर्कल है मेरा। अच्छा, भोपाल में, मैं भी भोपाल में ही हूँ भोपाल। प्रेजेंटली। जी। ओके, हाँ कहाँ पे हो रही ट्रेनिंग? सर, ट्रेनिंग तो अभी वो स्टेट बैंक का जो ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ होगी। अच्छा, फिलहाल अभी यूपी यहाँ पे ज्वाइनिंग। NIITR का एक कैंपस है, एन आई टीचर्स ट्रिपल ट्रेनिंग टी आर। कॉलेज है। हाँ, जी एन आई जी ट्रिपल टी जी। आर, टीचर वहाँ, हाँ, ट्रेनिंग। या राइट राइट, NIITR। वहीं पे हम फिलहाल हैं, जिनकी फॉर्मेलिटी चल रही है, ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटी, तो वहीं पे बहुत हूँ। अच्छा लगा तन्मय तुमसे बात करके, और जिस तरीके से तुमने बहुत ही बारीकी से बच्चों को बताया ना, कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप तैयारी करनी है। डेफिनेटली हम्म। ये सभी बच्चों को जो एग्जाम देने वाले हैं उनको हेल्पफुल रहने वाला है। तो थैंक यू जी सो मच सर। तन्मय। और एंजॉय करो, भोपाल विंटर्स में तो और सुंदर हो जाता है, घूमो फिरो, हाँ। एक दो जगह मैं तुमको और बता दूंगा, कॉल करना मुझे, है ना। जी सर। चलो, बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके। एक कोई थैंक यू सो फाइनल मच। टिप्स बच्चों को? हाँ सर, फाइनल टिप्स यही है, स्टार्ट अर्ली। सबसे पहले तो आज से ही शुरू करना है हमें, क्योंकि एग्जाम कब आए हमें नहीं पता, बट आज से शुरू करना है। सेकंड थिंग, एक सोर्स पे रिलाई करना है, 10 सोर्सेज नहीं देखने हैं। आप किसी भी सोर्स का, वो आपकी चॉइस होती है, हर एग्जाम, हर इंसान की अलग चॉइस होती है। कोई एक सोर्स पकड़ के तैयारी करना है। सोर्स पकड़ना बहुत ज़रूरी है। सबको लगता है कि नहीं, हम क्यों कोचिंग करें, हम तो, हमें सब आता ही है। कोचिंग एक गाइडेंस देता है, और सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन उसमें मेंटेन रहता है। मुझे पता है कि मेरा सर 2 क्लास मिस हो गया तो मैं पीछे हो गया, तो फिर मैं वो 2 क्लासेस फिर देखता था कि क्या क्या छूटा मेरा। तो अगर मैं खुद से तैयारी कर रहा होता सिर्फ, तो मुझे लगता कि नहीं यार, मैंने तो सब पढ़ ही रखा है। तो कोचिंग फिर वही है, सेल्फ चीज़ें अच्छी होती हैं, बट डिसिप्लिन के लिए आई थिंक एक बैच ज्वाइन कर लेना चाहिए। आपको ट्रैक पे रखता है। ट्रैक पे रखता है, जी बिल्कुल सर। बिल्कुल बिल्कुल। और टू दी पॉइंट प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है किसी भी एग्जाम के लिए। तो टू दी पॉइंट प्रिपरेशन करने के लिए आप एक सोर्स पकड़ लो, एक मेंटोर पकड़ लो, जैसे सर हम, मैंने आप लोगों को पकड़ लिया। तो थैंक यू सो मच पूरे इंटायर हॉलीवुड टीम को, ताकि आपके वजह से आज मुझे कुछ अचीव हुआ लाइफ में। बिल्कुल, हालांकि बहुत आपकी छोटी। मेहनत थी और हमारी भी मेहनत साथ में थी, कंबाइंड मेहनत वैसे मैंने बोला, बट ये क्रेडिट आपको जाएगा। आपकी मेहनत लाई, आपकी फैमिली खुश, हम खुश, सब खुश रहेंगे, बहुत। ठीक है। अच्छा, एक जी चीज सर। मैं और पूछूंगा आपको, अगर सिंपल वन वर्ड में ऑलिव बोर्ड को, या नॉट वन वर्ड, 3 वर्ड में, अगर आपको ऑलिव बोर्ड की जो हमारी सीबीओ का कोर्स है, अगर जी। किसी बच्चे को लेना है, तो आप उस ऑलिव बोर्ड के कोर्स के लिए क्या बोलना चाहोगे? कुछ ऐसे 3 शब्द जरूर बोलो। सर 3 शब्द, सर एक तो सबसे पहले, जो स्टडी मटेरियल आप प्रोवाइड करते हो हम्म। वो बहुत टू दी पॉइंट है, जिससे काफ़ी हेल्प मिलता है हमें, क्योंकि क्या पढ़ना है वो बहुत ज़रूरी है, पता होना चाहिए क्या पढ़ना है। दूसरी चीज़, आपकी रेगुलर गाइडेंस, सही ट्रैक पे लोगों को रखना कि नहीं ये करना है। थर्ड, जैसे इंटरव्यू के टाइम पे जो पैनल मेंबर्स थे सर आपके, आप लोगों के, हम्म। तो उन्होंने मुझे बताया था कि तन्मय, जैसे मैंने जब इंटरव्यू दिया उनको, मॉक इंटरव्यू, उन्होंने कहा कि तन्मय ठीक है, आपका सही है, कम्युनिकेशन अच्छा है, आपका हो सकता है, लेकिन आपको अपने ही बैंक के बारे में नहीं पता, तो वो चीज़ आप सही कर लो। जैसे मैंने पढ़ नहीं रखा था यस बैंक के बारे में, इंडसइंड बैंक के बारे में, फिर मैंने उसी दिन सारा पढ़ लिया क्या क्या है अपने बैंक के बारे में। तो लैकनेस बता दिया। तो गाइडेंस जो कि मैं कह रहा हूँ बार बार, वो बहुत समझ ज़रूरी है, जो मुझे गया। मिला। जी सर।
तो गाइस जैसे तन्मय ने सर बोला, कॉलेज बोर्ड का स्टडी मटेरियल, हमारी लाइव क्लासेस और हमारा इंटरव्यू प्रोग्राम, ये वन ऑफ द हाँ, बेस्ट तीनों है ही तीनों काफ़ी हेल्पफुल थे। सर एक चीज़ मैं मेंशन करना हाँ चाहूँगा, आई बिल्कुल थिंक ये बिल्कुल बिल्कुल। सोशल प्लेटफॉर्म है। सर जब मेरी एग्ज़ाम की तैयारी चल रही थी, तब तब मेरी शादी की भी तैयारी चल रही थी साथ साथ, अरे और वाह 2 तारीख को मेरी शादी थी, 6 तारीख को मेरा इंटरव्यू था। ओ तो वो भी मैनेज करना पड़ा साथ हाँ, साथ। बहुत, वो तो बहुत बड़ा है, मतलब वो तो बहुत ही हेक्टिक पीरियड रहता है। प्लस हेक्टिक पीरियड मेंटली आप था, खुश भी रहे तो बहुत सारी चीजें रहती हैं, नहीं बहुत सारी बहुत चीजें अच्छा। दिमाग में साथ साथ चलती हैं, तो ऐसा भी लोगों के साथ होगा आने वाले टाइम में, बट उससे वो डेफिनेटली। नहीं होना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। हम कर सकते हैं, हमें ये मान के चलना है, और हम कर लेंगे एट द एंड। मतलब बहुत तो बड़ी बात है कि शादी भी चल रही थी, इधर इंटरव्यू की तैयारी भी चल रही थी, तो हाँ नहीं बहुत अच्छी बात है, और आपने उसको बैलेंस सर, करके हाँ सर, लेडी लक तो ऑलवेज वर्क्स। अब तो बोलना भी पड़ेगा। नहीं सर, ऐसा है भी, आई फेल्ट दैट। नहीं बहुत अच्छा, अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो तन्मय बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और बच्चों को गाइड करने के लिए भी। थैंक यू फिर सर, थैंक यू सो मच।